तो बच्चों हम लोग पिछले सेशन में कंप्लीट किया था द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेन कंपोनेंट होता है, वन और मोर रिंग्स, है ना। और बेंजीन के कुछ डिराइव्ड कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रेस करके बताया था, ये रिवाइज कर लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो IUPAC नेम है वो नेसेसरली ये नहीं है कि जो पॉपुलर नेम हो, या सॉरी वो नेसेसरली ये नहीं है कि वो IUPAC रूल्स वाला ही नेम हो, राइट। Aromatic compounds में many a times we will find, and we did some examples of that, that the popular name or even the common name is actually accepted by the IUPAC, right? And that particular popular name or that common name is important. Why? Because these aromatic compounds will always be known by that name only. जैसे आपको बेंजाल्डिहाइड का मैंने एग्जांपल दिया था या टोलुइन का एग्जांपल दिया था, राइट। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, ये सब है, इनको आपके सिलेबस में आपके हर एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद योर स्ट्रक्चर्स एंड nomenclature of these particular type of compounds. Now let's continue this series. पहले ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें और भी एग्जांपल्स हम लोगों को लिखने टिपिकल वाले, एंड देन वील मूव अहेड टू द एरोमेटिसिटी पार्ट। ओके, तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करके लिख लो। सैलिसिलिक एसिड तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जहाँ पर मेरे पास बेंजीन रिंग तो है, ठीक है। अब उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाना है, देखो। हमने हैलोजन का देख लिया, हमने एसिड का देख लिया, हमने OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप देख लिया। अब अगला फंक्शनल ग्रुप जो अपन लगा रहे हैं वो है OCH3। कौन सा? OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप है ये, राइट। ये क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप है बच्चों, है ना। और एल्कोक्सी ग्रुप ROR- मैंने आपको सिखाया, ये ईथर जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ROR- तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन रिंग है यानी कि C6H5, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3, ऐसा है ना। मतलब ये फिनाइल और फिर मिथाइल ऐसा है। पहले क्या आएगा, M या P, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या नॉमेनक्लेचर इज अ डिफरेंट थिंग, आई टीच यू अगेन, ठीक है। और ईथर का नॉमेनक्लेचर अपन वापस रिवाइज करेंगे। मुद्दा ये कि आपको स्ट्रक्चर समझना है। यहाँ पे क्या था, बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगाया, OCH3 लगाया, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो इसको मैं बोलूंगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब बोलोगे हाँ सही बात है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा मिथॉक्सी। क्यों? क्योंकि टाइप 2 होता है। एल्कोक्सी जो है वो ईथर जो था वो टाइप 2 में लिखवाया था, तो वो प्रीफिक्स बनता है। तो मिथॉक्सी बेंजीन, ये तो ठीक है, इजी है। आप बोलोगे हाँ सही है, मिथॉक्सी बेंजीन, दैट इज फाइन। बट अगेन, do you actually use the word methoxybenzene? No. In your syllabus, everywhere you see this compound, you will actually end up using the name, the popular name, that is anisole. क्या नाम है इसका? अजीब सा नाम है, क्या नाम है? anisole. तो anisole ये वर्ड लिखा होगा तो आपको ये समझना है कि किसकी बात कर रहे हैं वो, बेंजीन रिंग विद OCH3 ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग विद मिथॉक्सी ग्रुप। Is anisole an acceptable name under the IUPAC? Yes. Is it actually its IUPAC name? No. The actual IUPAC name should be methoxybenzene, right? But what name are we going to use? We're going to use anisole, right? Now next one is quite similar. Again, you will have your benzene ring, but now on that benzene ring you will have NH2 group. What is NH2 group? अब बोलोगे सर NH2 तो अमाइन ग्रुप होता है। NH2 तो अमाइन ग्रुप होता है, तो इसका नाम अमाइनो बेंजीन रख सकते थे हम लोग। अच्छा, अमाइन तो टाइप 2 होता है, तो अमाइनो बेंजीन क्यों बोलेंगे हम लोग, है ना। उसको तो हम लोगों को फिनाइल अमाइन बोलना चाहिए था कॉमन नोमेनक्लेचर में।
अच्छा, बेंजीनामाइन तो नहीं बोल सकता था मैं, बेंजामाइन बोल सकता था क्या? नहीं, क्योंकि वो तो 7 कार्बन इंप्लाई करता है। ये तो पिछले लेक्चर में सीखा था कि बेंजो यानी कि ये देखो बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाइल हैलाइड, ये कब यूज करते थे हम लोग? जब 6 था कि 7 कार्बन था। देखो ये एक्स्ट्रा एक कार्बन है ना, 7 कार्बन था तब हम लोग ये बेंजो, और 6 था तब तो फिनाइल हम लोग यूज करते थे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए अमाइनो बेंजीन ही लिखना पड़ेगा, बेंजीन अमाइन या बेंजामाइन तो नहीं लिख सकते हो आप, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो अमाइनो बेंजीन आपने लिख दिया, ठीक है, अगेन आईयूपीएसी के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नाम है, पर पॉपुलर नाम क्या है जिससे आप इसको जानोगे? और ये अगेन इस पूरा चैप्टर है अमाइंस, जिसमें ये कम से कम 10 बार तो ये आएगा ही, ठीक है। 12th में पूरा चैप्टर है अमाइंस, जिसमें बहुत बार पूछा जाता है। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है बच्चों? एनिलीन। अब होता क्या है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको एनिसोल और एनिलीन में कंफ्यूज होने लगता है। हाँ, देखने में बड़ा इजी है, जो पहली बार जो बच्चा इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको तो एनिसोल और एनिलीन में कंफ्यूज होने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने साथ में लिखे है ताकि आप ध्यान में रख सको। एनिसोल क्या है? मिथॉक्सी है। कैसे याद रखेंगे भाई? यहाँ पे ओ है ना, मिथॉक्सी है, ये ऑक्सीजन आ रहा है ना बीच में, देखो, तो गड़बड़ नहीं करेंगे। और एनिलीन में अमाइन है। क्या है? INE, अमाइन। देखो अमाइन है ना एंड में, तो एनिलीन में क्या है? अमाइन है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? ये फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H5NH2। तो एनिसोल कोई बोलेगा या एनिलीन कोई बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए। सेम वे अगर मैं एज इट इज ये स्ट्रक्चर एज इट इज लिखता सपोज, और यहाँ पर एक CH2 लगा देता, जस्ट ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक CH2 और फिर NH2 लगाता, तो इसका नाम आप क्या बोलते हैं? तो ये ग्रुप कौन सा है? ये भी बहुत बार सिखा दिया ना ये वाला, तो ये ग्रुप कौन सा है? फिर तो आप बोलते हैं बेंजाइल है। क्या ये? बेंजाइल है ना। तो ये बेंजाइल अमाइन हो जाता है कि नहीं? क्या हो जाता है? ये बेंजाइल अमाइन हो जाता है ना बच्चों। तो ये ग्रुप तो आपको अंडरस्टूड होना ही चाहिए अभी, ठीक है। बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अल्कोहल, तो C6H5 फिर बाद में साथ में CH2 रहेगा, तो आपका बेंजाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अगला देखें। अगला तो ये ऑब्वियसली इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रोग्रेसिवली आपके ये होते जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, ओके। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 कहां से डिराइव किया था भाई? तो ये देखो ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो। तो ये ऐसे बोल सकता हूं कि ये ओरिजिनली इथीन था, ओरिजिनली ये इथीन था, और इथीन में से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। बरोबर बोल रहा हूं, है ना? इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल, और ये चीज मैंने आप लोगों को पहले सिखाई हुई है कि जैसे इथेन से इथाइल बनता है, मीथेन से मिथाइल बनता है, वैसे ही इथीन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या ग्रुप बनता है? इसका नाम क्या रखा था अपन ने? विनाइल। इसका नाम क्या रखा था? विनाइल। तो इसको कॉमन नेम में तो मैं विनाइल बेंजीन बोल दूं, ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इस चीज को अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप बोलो तो आप विनाइल बेंजीन बोल सकते हो, तो ठीक है ना? ओके। और अगर इसको आईयूपीएसी में बोलना है तो क्या बोलोगे? है ना? तो ये जो ग्रुप है ये इथीन से डिराइव्ड है, तो ये इथीनाइल हो गया ना, इथीनाइल हो गया। बट अगेन, आर वी बॉदर्ड अबाउट दिस नेम? नो, वी वांट टू नो इट्स पॉपुलर नेम, और इसका पॉपुलर नेम है स्टाइरीन। क्या नाम है? पॉपुलर नेम स्टाइरीन, STYRENE, स्टाइरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइरीन, आगे हम लोग पॉलीमर चैप्टर करेंगे उसमें ये यूज होगा, स्टाइरीन, राइट? तो स्टाइरीन यूज होने वाला है, ओके। दिस इज बेसिकली व्हाट योर बेंजीन रिंग अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन ग्रुप का डेरिवेटिव है ना, विनाइल ग्रुप में बेसिकली ये अटैच्ड है।
अगला देखें, अगला काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसमें बहुत काम आने वाला है। दैट इज बेंजीन रिंग विद C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ है बच्चों? C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ पहले इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बॉस एसिटाइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। इसका नाम क्या है? एसिटाइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। अब ये कहां से, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं बेसिक की कहां से आया। अब ये कहां से आया? हमने एसिड का स्ट्रक्चर तो पढ़ा है ना फंक्शनल ग्रुप में। ये देखो एसिटिक एसिड हमने पढ़ा है, और एसिटिक एसिड में से ये आप निकाल दोगे तो ये जो ग्रुप बचता है इसको आप एसिटाइल बोलते हो, क्योंकि एसिटिक एसिड से डिराइव्ड है। अग्रीड? यही लगाया ना मैंने वहां पे, देखो बेंजीन रिंग पे, तो मैंने बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन निकाल के एसिटाइल ग्रुप लगाया है। आप बोलोगे ठीक है, हाँ बात सही है सर। अच्छा यहां पर नोटिस करना कि मेरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है क्या? फंक्शनल ग्रुप कीटोन है क्या? आप बोलोगे हाँ, C डबल बॉन्ड O, ये तो है ना कीटोन है, बरोबर है, सही बात है। C डबल बॉन्ड O क्या होता है? कीटोन होता है। तो मतलब मुझे एसिटाइल भी दिख रहा है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मुझे एसिटाइल भी दिख रहा है और मुझे कीटोन भी दिख रहा है। मतलब ये पूरा ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिटाइल। ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कीटोन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिनाइल रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटाया तो फिनाइल रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ये नाम बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? कीटोन भी दिख रहा है, एसिटाइल भी दिख रहा है और फिनाइल भी दिख रहा है ना? तो इसका जो पॉपुलर नेम है, ध्यान से सुन लेना, इसका जो पॉपुलर नेम है वो है एसीटोफिनोन। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है एसीटोफिनोन। अभी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने वाले हैं इसी चैप्टर में, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक के एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में फ्रीडल क्राफ्ट एज इट इज रिपीट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया एसीटोफिनॉन, वो हर जगह पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में और एसिटाइलेशन रिएक्शन में हर जगह पे, लाइक विदाउट एक्सेप्शन, हर एक जगह पे आने वाला है। एवरी सिंगल चैप्टर द सेम रिएक्शन एज इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। For those students who don't even know what is acetophenol, then there is no point in studying Friedel Craft 6 बार 7 बार आपके अलग अलग चैप्टर 6-7 बार आने वाला है हर चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स में। फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता कि एसिटोफिनॉन होता क्या है, राइट? तो ये अगर आपका क्लियर है तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट 5 बार 6 बार 10 बार मैं पढ़ा रहा हूं जब भी, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है बच्चों, राइट? I'm not even bothering to write the other thing. एसिटोफिनॉन के नाम से ही आपको हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, so don't even bother to waste your time with your other thing. जो नहीं, ऑब्वियसली नहीं पूछा जाने वाला उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करना है, छोड़ दो। ओके, then suppose there are two benzene rings joined together. Suppose there are two benzene rings joined together. Now we had discussed कि जब ये बेंजीन रिंग होगा, दो बेंजीन रिंग समझो साथ में जुड़े होंगे और कार्बन एटम कॉमन होंगे, दो कार्बन एटम कॉमन होंगे, कंप्लीटली फ्यूज्ड रिंग्स है, तो उसको हम लोग नैफ्थलीन बोलते थे। आप बोलोगे ठीक है, पर व्हाट अबाउट अ स्ट्रक्चर wherein we have two benzene rings, समझो ऐसे हैं दो बेंजीन रिंग, ऐसे बना देते हैं, एंड नाउ मेड हॉरिजॉन्टली, बेंजीन रिंग को मैंने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बनाया है, वही अभी भी, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सिंगल बॉन्ड से। देख रहे हो? Obviously this is not naphthalene, anybody can see this, of course. Here two rings are not completely fused, na? The two rings are just connected by single bond. Agreed?
क्या ये देख पा रहे हैं सभी बच्चे? ये चीज को ध्यान से देखना। इसको मैं बुलाता हूँ चश्मा, है ना, ये चश्मे जैसा दिखता है ना, है ना। पर अगर इसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। मैं तो इसको चश्मा ही बुलाता हूँ, और ऐसा कभी ये रहेगा ना आगे तो अपन, मतलब मजाक में ऐसे, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेढ़ा बन गया चश्मा, राइट। तो द आइडिया इज व्हाट बच्चों, कि यहां पर दो बेंजीन रिंग है वो तो ठीक है, दो बेंजीन रिंग है वो तो ठीक है, बट वो दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड कैसे हैं ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर ये है बॉस कि बस ये C6H5 और C6H5 आपस में कनेक्टेड, अग्रीड। नैफ्थलीन में तो बहुत ही अलग था ना, नैफ्थलीन में तो फ्यूज रिंग थे तो फिर 10 कार्बन हो रहे थे, बट यहां पर तो एक बेंजीन लिया उसका हाइड्रोजन हटाया, दूसरा बेंजीन लिया उसका हाइड्रोजन हटाया और ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बना। तो व्हेनेवर इन योर क्वेश्चन, इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन खास करके अगर हम लोग देखें एंट्रेंस में, ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है बाय टू बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड टुगेदर, तो ध्यान से देखना कि उन्होंने कुछ मेंशन किया क्या कि कनेक्टेड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, या कनेक्टेड विद 1 कार्बन इन द सेंटर, या फिर फ्यूज्ड रिंग, ऐसा कुछ दिया है क्या। तो स्ट्रक्चर भाई वो नैफ्थलीन बोल रहे हैं कि बाइफिनाइल बोल रहे हैं, अपने को समझ में आएगा। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है, अगेन इट्स पॉपुलरली नोन बाय इट्स नेम बाइफिनाइल। किस नाम से जाना जाता है ये? बाइफिनाइल। बाइफिनाइल इज वेरी लॉजिकल एंड इजी नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि भाई दो C6H5 की रिंग है, बेंजीन की दो, मतलब ऐसे खुली हुई C6 खुली हुई मतलब सॉरी हाइड्रोजन निकाली हुई रिंग है, तो दो फिनाइल है, फिनाइल फिनाइल बाइफिनाइल, खत्म, है कि नहीं। फिनाइल फिनाइल क्या हो गया? बाइफिनाइल हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे इसको आईयूपीएसी टेक्निकली लिखने चाहता तो ये बेसिकली ये हो जाता मेरा एक फिनाइल, और इसको मेरे को पेरेंट बनाना पड़ता, है ना। तो फिनाइल बेंजीन बन सकता था। क्या बन सकता था? फिनाइल बेंजीन, है ना, बन सकता था, है कि नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, और इंटरेस्टिंग करते हैं। अभी मैंने आपको एसीटोफिनॉन बताया, अभी थोड़ी देर पहले एसीटोफिनॉन बताया। अब जरा इमेजिन करो, कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, और इंस्टेड ऑफ एसिटाइल ग्रुप, अब इसमें क्या लगा ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O C6H5, क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O C6H5, मतलब एक बेंजीन रिंग थी, हाइड्रोजन हटाया और उसमें बेंजोइल ग्रुप लगाया। क्या लगाया? बेंजोइल ग्रुप। अब बोलोगे सर ये बेंजोइल ग्रुप क्या होता है? तो भाई जब बेंजीन रिंग में ये C डबल बॉन्ड O साथ में लगा हो, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बेंजोइल। क्या बोलते हो? बेंजोइल। अभी आप लोग को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने सिखाया था, और उसमें मतलब कि पेरोक्साइड इफेक्ट बेसिकली, और उसमें मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी यूज होते हैं, है ना। इस साल के नीट के पेपर में भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड पे क्वेश्चन था, सीईटी के पेपर में भी ऑर्गेनिक मतलब और पेरोक्साइड पे बेसिकली क्वेश्चन था, एंटी मार्कोनिकॉफ। लगभग ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन पेरोक्साइड का आता ही है, हाँ। तो उसमें मैंने बताया था कि बेंजोइल पेरोक्साइड यूज होता है, तो ये रहा बेंजोइल ग्रुप, देखो बेंजोइल ग्रुप, ठीक है। अब फंडा ये है बॉस कि इसका नाम क्या होगा, तो पहले स्ट्रक्चर समझ लें। तो ये मेरे पास C6H5 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर वापस C6H5 है, और यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप तो एसिटोफिनॉन जैसा ही है ना, कीटोन है। हम बोलोगे हाँ, बट कीटोन के साथ साथ यहां पर एसिटाइल नहीं, अब ये पूरा क्या है? बेंजीन की रिंग थी, तो इसका नाम है बेंजोफिनॉन। क्या नाम है? स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेंजोफिनॉन। फिनॉन है, फिनॉल नहीं, फिनॉन। फिनॉन क्यों? समझ गया फिनॉन क्यों भाई? क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बेसिक एक लिस्ट मैंने आपको दे दी यहाँ पे 17 कंपाउंड्स की। ऑब्वियसली इसमें ऐसे एक एक करके अपन ऐड भी करते जाएंगे। नाउ देयर आर वेरिएशंस। अभी ये एक बेसिक आपको आइडिया आ गया ना एक बार,
तो उसके बाद हमारा एक और नाइट्रोबेंजीन भी लिख लो, मतलब वो तो बहुत ही ईजी है बट ठीक है फिर भी लिख लेते हैं। दैट इज बेंजीन विद नाइट्रो ग्रुप, है ना। बेंजीन विद साइनाइड ग्रुप, बेंजीन विद नाइट्रो ग्रुप, ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे अभी तो, ठीक है। उसमें कोई ऐसे बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट यू टू गेट द आइडिया कि किस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप्स यूज करके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। एक और नाइट्रो वाला भी लिख ही लेते हैं। अब इसमें ना आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो बच्चों। जैसे फिनॉल है तो फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप बना लगा दिया तो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है। या फिनॉल में आपने कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि आपने क्लोरीन वगैरह लगा दिया तो आपका क्लोरोफिनॉल हो गया, है ना। तो अलग अलग टाइप के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे इसका नाम क्या रहेगा, तो ये नाइट्रोबेंजीन रहेगा, इजी इनफ नेम टू राइट फॉर यू। और इसका नाइट्रोबेंजीन ही इसका यूपीएससी नेम भी है और एक्सेप्टेड नेम भी है, सब कुछ एक ही है, बस नाइट्रोबेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन ही होता है ना, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हमारा टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स में ही आने वाला था, है कि नहीं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, अभी आगे पिक्रिक एसिड भी आएगा जो ट्राई नाइट्रो ग्रुप है, बट वो सारे हम लोग डिराइव कर करके आगे पढ़ते जाएंगे। बट दिस लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। इसी के डेरिवेटिव्स आगे जाके आपके यूज होने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में सभी चैप्टर्स में, ठीक है। तो दिस इज अ लिस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी फेमिलियर विद, ओके। खास करके जैसा मैंने कहा जो इनके पॉपुलर नेम्स है बच्चों, जो इनके पॉपुलर नेम्स हैं, दैट दोज आर समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो विद, ओके। चलो तो अब जरा वापस आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की भाषा जो हम लोग देख रहे थे, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, कि भाई एरोमेटिक के बारे में हमने क्या देखा था, कि बेसिक एग्जांपल्स वी सीन एंड उसमें बेंजीन जो है वो मेन कंपोनेंट है, राइट। यहां से कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 250 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इज C6H6 बता दिया। बेंजीन इज पेरेंट कंपाउंड ऑफ मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आल्सो इन्फॉर्म टू यू, ये बताया मैंने आपको, है ना। बेंजीन ज्यादा करके हर केस में हमारा पेरेंट कंपाउंड ही होगा जब भी हम लोग एरोमेटिक की बात करते हैं। अच्छा, कोल टार एंड पेट्रोलियम, ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच आर द टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ बेंजीन बच्चों, कौन से देख लो, कोल टार एंड पेट्रोलियम। बोथ ऑफ दीज बेसिकली आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल ओनली, ये दोनों क्रूड ऑयल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। बेसिकली पेट्रोलियम इज व्हाट, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल जो आप बोलते हो, जो माइनिंग जब आप ये करते हो ना, जमीन में से तेल निकालते हो, जो गल्फ कंट्रीज में अपन बहुत हमेशा सुनते हैं, तो वो बेसिकली पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में से आपका कोल टार एंड पेट्रोलियम, ये दोनों में से बेंजीन निकाला जाता है। बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर, ऑफ कोर्स यार इट्स एरोमेटिक, है ना, फ्रेग्रेंस तो होगा ही। बॉइलिंग पॉइंट इज 353 केल्विन, मतलब लेस देन वाटर या मोर देन वाटर। वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, अगर केल्विन स्केल में देखूं तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, है ना बच्चों। तो ये पानी से एक्चुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बात समझ रहे हो ये। अच्छा, नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट बर्थेलॉट, he was the one who had synthesized, it was synthesized by Berthelot and was first time it was made from acetylene. Now originally benzene का नाम था फीन ग्रुप, ओरिजिनली बेंजीन का क्या नाम था, फीन। इसीलिए अब आपको समझाइए कि C6H5 को क्यों बोलते हैं, क्या, फिनाइल। ये पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में समझाया था ना, इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल, लेकिन बेंजीन से बेंजाइल नहीं, बेंजीन से फिनाइल, टोलुइन से बेंजाइल, ये सिखाया था पिछली बार। ये क्यों अभी समझ में आया होगा रीजन, क्योंकि बेंजीन का ओरिजिनल पुराना नाम था फीन, बेंजीन का ओरिजिनल पुराना नाम था फीन, तो फीन से आया फिनाइल, है कि नहीं, ये दिमाग में रहेगा अभी। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड्स के बीच का डिस्टिंग्विशिंग डायरेक्ट एक डिस्टिंग्विशिंग टेबल है। अब देखो यार, ये क्लास 11 का टॉपिक है, अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं अपने, ठीक है,
तो क्लास 11 का टॉपिक है। तो ये आपको थियरी पूरा रटने की जरूरत तो है नहीं, इसमें से कॉन्सेप्ट करने, क्योंकि अपन एमसीक्यू में करेंगे, अब ये बोर्ड्स में थोड़ी आएगा, लेकिन ये आपके कॉलेज की एग्जाम में जरूर आ सकता है। ये मतलब कि ये चैप्टर अगर आपके कॉलेज के एग्जाम में है तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ऐसा मान लो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मार्क करके रखना सभी बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, अब जरा एक बार देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या। हमको बेसिक आइडिया तो है ही कि एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है। चलो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, इसमें लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। तो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, एरोमेटिक में ज्यादा और एलिफैटिक में कम। जरा प्रूफ करके देखें। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, देखो C6H6 बेंजीन है, तो टोटल एटम कितने थे भाई मेरे? टोटल एटम कितने थे? C6H6 में टोटल एटम कितने हुए? तो आप बोलोगे सर 12, और उन 12 में से कार्बन कितने? 6, मतलब 50% हुआ कार्बन। बोलो हाँ कि ना? और आप एलिफैटिक के लिए एग्जांपल ले लो, जैसे कि मीथेन, तो कितने टोटल कार्बन, टोटल एटम कितने भाई? 5 एटम है, उसमें से एक ही कार्बन है कि नहीं? जैसे C2H6 है, तो उसमें भाई 8 एटम्स है टोटल, उसमें से 2 ही है, तो परसेंटेज कितना हुआ? ये तो 20% हुआ एटम्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो। मैं मास के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, एटम्स के हिसाब से बोल रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो मास के हिसाब से भी आप देखोगे तो भी एरोमेटिक में ही ज्यादा मिलेगा आपको। तो हायर परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया मैथमेटिकली, ठीक है। एंड बिकॉज इनमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन है, दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। क्या? सूटी, टोनी कक्कड़ का गाना नहीं, सूटी सूटी, वो ये सूटी है। हाँ, सूट का मतलब क्या यहां पे? सूट का मतलब क्या? सूट का मतलब बेसिकली वो जो ब्लैक कलर का कार्बन डिपॉजिट होता है ना, सूट। कोई चीज जब बर्न करने के बाद में अगर रेसिड्यू रह जाए, क्या रह जाए? रेसिड्यू, क्या रह जाए? रेसिड्यू रह जाए, उसको हम बोलते हैं सूट, ठीक है। सूट, जैसे कि अगर आप मोमबत्ती जलाते हो, कैंडल जलाते हो, ठीक है, तो कैंडल की फ्लेम में अगर कोई वेसल वगैरह रख दो ना, कटोरी वटोरी रख दो उसके आसपास, तो काला नहीं पड़ जाता? तो जो ब्लैक कलर का डिपॉजिट है बेसिकली वो सूट हो जाएगा, ठीक है ना। वो कब होता है? जिसमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन है, उस कंपाउंड में देखने मिलता है सूट। तो इसीलिए एलिफैटिक वाले जो है वो नॉन सूटी फ्लेम है। तुम्हारे घर पे जो गैस तुम जलाते हो, एलपीजी सिलेंडर या गैस पाइपलाइन जो आता है, तो ब्लू कलर का गैस जलता है ना, ब्लू फ्लेम होती है। तो उसमें सूट होता है कि वो गैस में से ऐसा धुआं आ रहा है, काला काला कुछ निकल रहा है? कुछ नहीं है कि नहीं? लेकिन जब तुम कार चलाते हो जिसमें पेट्रोल या डीजल डाला है, तो उसमें से ढेर सारा काला धुआं आता है, बरोबर है। या फिर आप देखो वो जो रोड साइड टपरी पे वो छोटा सा स्टोव लेके नहीं, क्या वो पंप कर करके वड़ा पाव बना रहा होता है, वो देखा है? तो उसके पास वो केरोसिन डालता है उसमें। बहुत सारे लोग ना वो केरोसिन से जलाते हैं ना वो स्टोव, तो केरोसिन जब वो जलाते हैं तो काला धुआं दिखता है उसमें ज्यादा करके, है ना। तो सूटी और नॉन सूटी फ्लेम क्या? बेसिकली जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो वो काला धुआं छोड़ेगा बेसिकली, तो उसको सूटी बोलेंगे। सिंपल हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। सूटी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे काला वाला धुआं, खास करके जैसे क्लासिकली कार गाड़ियों में देखने मिलता है। जिसने आपका क्या नहीं कहा, पीयूसी नहीं करा है, उस गाड़ी में देखने मिलता है अपने को, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद तो डेफिनेशन ही लिख दिया भाई कि एरोमेटिक का डेफिनेशन क्या है? दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मतलब ये तो बेंजीन का डेफिनेशन लिख दिया। आप बोलोगे हाँ ये तो सही बात है। और एलिफैटिक क्या था? हमने डिफाइन ही किया था। एलिफैटिक क्या था? ओपन चेन कंपाउंड थे, है ना। अच्छा, एरोमेटिक वाले जो हैं दे आर नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल एजेंट्स। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जल्दी अटैक नहीं होते, मतलब अच्छा ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बरोबर बोल रहा हूं। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चों? दे आर नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है? अग्रीड, ऐसा बोल दूं? जब ज्यादा उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रहा तो इनकी रिएक्टिविटी कैसी है एक्चुअली? तो ये तो लेस रिएक्टिव हुए। और ऑन दी अदर हैंड एलिफैटिक क्या हुए? कंपैरेटिवली हमेशा मोर रिएक्टिव। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं।
जो ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली वो लेस रिएक्टिव है, अग्रीड, सही बात है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है भाई, क्योंकि इनके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। क्या होता है इनके पास, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। अभी रेजोनेंस के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो क्या होता है रेजोनेंस, एक फिनोमिनन होता है उसके बारे में। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इफेक्ट्स में, मैंने इफेक्ट्स में ऑलरेडी बताया हुआ कि रेजोनेंस क्या होता है। बेंजीन में जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है उसकी वजह से जो आपका स्टेबिलिटी आती है बेंजीन में, बेसिकली वो रेजोनेंस इफेक्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद भाई इनके पास डबल बॉन्ड है, फिर भी दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। अभी आपको मैंने एल्कीन्स वाले पार्ट में बच्चों, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों में इनफैक्ट काफी डिटेल में ये चीज बताई थी कि एल्कलाइन KMnO4 जिसको हमने बेयर्स रिएजेंट बोला था, बेयर्स टेस्ट, या फिर ब्रोमीन, ये दोनों को हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं, अग्रीड। ब्रोमीन को और एल्कलाइन KMnO4 को, दोनों को हम लोग किसके लिए यूज करते थे बच्चों, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज करते थे। और दोनों जगह मैंने क्या बोला था कि भाई कलर का लॉस हुआ मतलब अनसैचुरेशन है, ऐसा बोला था, आपको याद होगा। लेकिन अच्छा, ये बेंजीन है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 बार अनसैचुरेशन है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे लॉजिकली कि भाई बेंजीन में अनसैचुरेशन है तो बेंजीन शुड हैव रिएक्टेड विद दीस थिंग्स एंड शुड हैव डीकलराइज्ड ब्रोमीन आल्सो एंड डीकलराइज्ड KMnO4 आल्सो। बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए था, सही बोल रहा हूं। लेकिन बिकॉज ये इतना स्टेबल है और ये रिएक्टिव नहीं है, तो इसीलिए ये एक्चुअली बेयर्स टेस्ट भी नहीं देता और ये ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। क्या ये बात भेजे में गई? तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या? तो इसका मतलब ऐसा मैं मान लूं क्या कि अरे बेंजीन में डबल बॉन्ड ही नहीं? अरे बकवास, ऐसा थोड़ी। ऑफ कोर्स बेंजीन में डबल बॉन्ड है, जस्ट दैट कि वो इतना स्टेबल है कि वो इन चीजों के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बॉस 3 डबल बॉन्ड लेके घूम रहा है फिर भी रिएक्शन नहीं करेगा, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई अगर यही मैं एलिफेटिक से कंपेयर करूं तो ये एडिशन रिएक्शंस इजीली दे देते हैं और ये KMnO4 और Br2 को भी इजीली डीकलराइज कर देते हैं, ब्रोमीन को भी और बेयर्स रिएजेंट को, दोनों को भी ये इजीली डीकलराइज कर देते हैं और यही टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो जाता है कि नहीं। 6th वाला पॉइंट देखो कितना बकवास है, वो डिस्टिंग्विशिंग हुआ क्या, दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, हाँ, और ये वाला भी प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंस क्या हुआ, है कि नहीं, है ना। तो उसमें इतना कुछ 6th वाला पॉइंट जो है उसमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में वैरायटीज होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन क्या प्रेफर करेगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये 5 जो पॉइंट्स थे पहले वाले, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सबको समझ में आए होंगे। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ओपन स्टेज स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता है ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो, है ना। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, ये वाला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके देखा था डिटेल में, जहां पे मैंने प्रूव किया था कि भाई 6 हाइड्रोजन क्यों आए, हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलना चाहिए, है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, देखो स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, है ना, ये वाला, कि हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आना चाहिए, ऐसा प्रूव किया था। ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ना बेंजीन का, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखते थे, है ना, और एल्स जस्ट अ हेक्सागन विद सर्कल। दिस इज कॉल्ड एज द केक्यूल स्ट्रक्चर। बहुत लोग इसको केक्यूले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर और केक्यूले स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ऑगस्ट केक्यूल नाम के साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, राइट। अब ये जो एविडेंस था ये उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, देखो ऑगस्ट केक्यूल, राइट, इन्होंने ये एविडेंस कैसे प्रेजेंट किया जरा ये देखते हैं पहले। ओके, he said that benzene has a cyclic planar ring of 6 carbon atoms with alternate single and double bonds with hydrogen attached to each carbon। बोलोगे ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है सर, 6 कार्बन है, हाँ ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये भी ठीक है, पर ये साइक्लिक प्लेनार स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? तो बस ऐसा है, देखो कि अगर हम लोग बेंजीन के हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बेंजीन के एवरी सिंगल कार्बन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? हर एक कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बोलो हाँ कि ना। कोई भी कार्बन उठा लो आप, जैसे कि ये वाला, तो इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला तो इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो एवरी सिंगल कार्बन एटम, 6 के 6 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब बोलोगे हाँ ठीक है, सही बात है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और मैंने ये बताया आपको कि सी बॉन्ड या सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी sp3, इसकी sp2, इसकी sp, ये हमने बोला हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि ये वाला एप्लीकेबल होगा sp2। और sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनार यानी कि प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। जब भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? प्लेनार स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो बिकॉज हर एक कार्बन एटम sp2 वाला है, तो इसीलिए पूरा का पूरा बेंजीन भी, जब 6 के 6 कार्बन प्लेनार है तो पूरा का पूरा बेंजीन भी प्लेनार हो गया। बोलो हाँ या ना? नॉट मेक सेंस? यस। एंड व्हेन आई से प्लेनार, व्हाट डज इट मीन इन आवर कॉन्टेक्स्ट? इट मीन्स ऑल द कार्बन एटम्स आर इन वन प्लेन। ये एक प्लेन है ना, तो एक प्लेन के अंदर ही होंगे। जैसे आप जब शीट पे ड्रॉ कर रहे हो, शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, तो एवरीथिंग विल बी ऑन दैट शीट ऑफ पेपर, ऑन दैट प्लेन ओनली। अब आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ सर आपने टेट्राहेड्रॉन बताया था, याद है मीथेन के लिए तो मैंने ऐसा बोला था कि दो कार्बन अलोंग द प्लेन है, एक आउटसाइड द प्लेन है, एक इनसाइड द प्लेन है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। तो एलिफैटिक के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे? 3D स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर बेंजीन में क्या है, हमारे पास प्लेनार स्ट्रक्चर है बच्चों। क्या है? प्लेनार स्ट्रक्चर है और क्लोज्ड है बिकॉज साइक्लिक ऑब्वियसली, है ना। क्या ये बात समझ में आई सबको? ये उन्होंने कंफर्म कैसे किया, ये साइंटिस्ट ने कंफर्म कैसे किया, देखो भाई। तो बेंजीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव साइक्लोहेक्सेन, ये मैं रिएक्शंस में भी बताऊंगा। तो बेंजीन से जब साइक्लोहेक्सेन मिल रहा था तो दिस कंफर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स भाई साइक्लिक कंपाउंड दे रहा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। आप बोलोगे ठीक है, ओके। फिर ऑलवेज गिव्स ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड हैलोजन, कोई और आइसोमर दे ही नहीं रहा था। जब उसको आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो मोनो सब्सटीट्यूटेड देता था। तो यानी कि 6 के 6 कार्बन एटम आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर अलग टाइप का कोई कार्बन होता तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते, क्योंकि हम लोगों को पता है ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अगर अलग टाइप के कार्बन होते तो अलग टाइप के प्रोडक्ट भी मिलते, लेकिन एक ही टाइप का मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? आइडेंटिकल कार्बन है। सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? कैसे बच्चों? आइडेंटिकल कार्बन है कि नहीं? तो ये भी प्रूव हुआ। बोलोगे हाँ सही बात है, बिकॉज मोनो सब्सटीट्यूटेड मिल रहा है इसलिए। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोबेंजीन, benzene yields only monosubstituted benzene. This indicates that all 6 hydrogen atoms are identical. कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शियरी, अलग अलग नहीं है, सब एक जैसे। तो इससे ये प्रूव किया उन्होंने कि अच्छा सारे हाइड्रोजन भी एक जैसे हैं और साइक्लोहेक्सेन भी दे रहा है, मतलब साइक्लिक होगा और इसका C6H6 ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तब इस बेसिस पे पूरी की पूरी ये जो कहानी है वो लिखी गई बेंजीन की। अच्छा, तो केक्यूल स्ट्रक्चर जो वो ये बनाया उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अगर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड था तो ठीक है, मतलब एक ही टाइप का बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड में, है ना। लेकिन अगर मैं डाई ब्रोमो यानी डाई हैलो बनाऊं, क्या बनाऊं? डाई हैलो बनाऊं, तो मेरे पास अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते थे। कैसे? जरा देखते हैं। मतलब कि मेरे पास एक हैलोजन ऑलरेडी है, समझो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन ऑलरेडी अटैच्ड है, तो आप इसको बोलोगे ब्रोमोबेंजीन। तो बोलो हाँ इजी है, तो हाँ ठीक है, ब्रोमो है, बेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन। अब मेरे को दूसरा ब्रोमीन लगाना है। कहाँ लगाना है दूसरा ब्रोमीन? तो मैं यहाँ भी ब्रोमीन लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, है कि नहीं? दोनों में से कहीं भी लगा सकता था ना मैं। आई कुड पुट द न्यू ब्रोमीन आइदर हियर और I could put it here,
इन बोथ सिनारियोज कैन यू टेल मी द नेम वुड बी सेम और डिफरेंट? अगर मैं ऐसे करता और नॉमेनक्लेचर कैसे, हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, अग्रीड? तो ये 1,2 डाइब्रोमो हो जाता, क्या हो जाता ये 1,2 डाइब्रोमो, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इस साइड लिख देता बच्चों, तो भी यूपीएससी ने मुझे क्या सिखाया, मुझे स्मॉलर नंबर देना, तो मैं ऐसा नंबरिंग करता एंटी क्लॉकवाइज, तो भी 1,2 ही होता, है कि नहीं? तो इससे क्या साबित हुआ बताओ मुझे? तो आप बोलोगे सर इससे ये साबित हुआ कि आपकी ड्राइंग बहुत खराब है, ऐसा साबित होगा? नहीं, देखो इससे ये साबित हो, इससे ये प्रूव होता है कि मेरे पास इधर भी 1,2 डाइब्रोमो बन सकता था या इधर भी 1,2 डाइब्रोमो बन सकता था। दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी 1,2 डाइब्रोमो बनाने की। क्या ये बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? अगर डाइब्रोमो बेंजीन बनाना है तो एक ऐसा क्लॉकवाइज में नंबरिंग या एक एंटी क्लॉकवाइज में नंबरिंग, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, अग्रीड? बोलो हाँ कि ना? तो ये स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन्स। और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है शुरू में पहली बार समझने के लिए। जो बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, जिसको कॉन्सेप्ट समझ गया वो तो बहुत आसान है। फिर से समझो, सपोज मेरे पास इधर OH है, सपोज मेरे पास इधर OH है। अब अगला OH मुझे लगाना है, तो मैं इधर लगाऊं तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, इधर लगाऊं तो भी 1,2 डाइहाइड्रोक्सी। अब बोलोगे हाँ यार सही बात है। अच्छा, इसको लेट्स टेक दिस वन स्टेप फर्दर। आपके पास बेंजीन में यहाँ पे ऑलरेडी समझो क्लोरीन लगा हुआ है, ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो क्लोरोबेंजीन है। मैं यहाँ लगाऊं क्लोरीन, तो नंबरिंग कैसे करोगे? तो बोलोगे सर 1 2 3, तो 1,3 डाइक्लोरो। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना कि 1 2 3 मतलब 1,3 डाइक्लोरो, है कि नहीं? अगर क्लोरीन यहां लगा होता तो भी 1,3 डाइक्लोरो। तो 1 2 दो पॉसिबिलिटी, 1 3 दो पॉसिबिलिटी। व्हाट अबाउट 1 4? कितनी पॉसिबिलिटी 1 4 की? अब दिमाग लगा लोगे, एक की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इधर से घुमा के लेके आएगा तो भी 4 इधर सेम पोजीशन पे आने वाला है, इधर से घुमा के लेके आएगा तो भी 1 4 क्या है? सेम पोजीशन पे आने वाला है। क्या ये बात सबके भेजे में उतर गई? बोलो हाँ या ना? 1 2 की दो पॉसिबिलिटी थी, 1 3 की भी दो पॉसिबिलिटी थी कि, लेकिन 1 4 की एक ही पॉसिबिलिटी थी। अब उसमें वो एग्जाम में आपको थोड़ा घुमा सकता है, जैसे कि वो यहां से चालू करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बैठ गया कि अच्छा 1 तो इधर ही है। किसने बोला भाई? जहां पे तुम फंक्शनल ग्रुप लगाओगे वहां 1 है कि नहीं? तो मैं अगर इधर COH लगा दूं तब ये 4 बन जाएगा ना। तो ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। तो इतनी बेवकूफी तो नहीं करनी है ना एग्जाम में, तो ध्यान देना है कि वो नंबरिंग चालू कहां से कर रहा है। और सारे IUPAC के रूल तो आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं, आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप जहां होगा, टर्मिनल है तो उसको नंबर 1 देना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको सफिक्स बनाना है, किसको प्रीफिक्स बनाना है, सारी चीजें तो हमको क्लियर है कि नहीं? तो वो सारे रूल्स जो हमने पढ़े वो झक मारने के लिए थोड़ी पढ़े थे ऊपर, तो अप्लाई करने पड़ेंगे ना। तो वो सारे रूल तो यहाँ अप्लाई होंगे ही। साथ साथ में क्या देखना है आपको कि आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड, कौन से वाले? डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि बेंजीन में दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर डाइब्रोमो बेंजीन है तो वो कैसा होगा, अलग अलग टाइप के आइसोमर। अच्छा, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब देयर वाज अगेन समथिंग यूनिक। ही सेड बॉस, अगर मैं दो आइसोमेरिक फॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने जो आपको बताया 1 2 1 2, वो तो पोजीशन के हिसाब से हो गया, है कि नहीं? ये जो है यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन का पॉसिबिलिटी, ये तो किसके हिसाब से हुआ? मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ ना, पोजीशन। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, क्योंकि ये आप हमेशा आगे यूज करने वाले हो। अभी ऑर्थो मेटा पैरा हम लोग यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट केक्यूल भाई साहब क्या बता के गए थे? वो बोले यार मैं जब आइसोमर की बात कर रहा हूं तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वो बोलता है यार यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड वाला है, तो दो ब्रोमीन है ना, वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़े हुए, और यहां देखो दो ब्रोमीन जो है ना वो
सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़े हुए। ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। अग्रीड? क्योंकि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, इसलिए ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी अकॉर्डिंग टू के क्यू, है कि नहीं? हाउएवर ये उनकी पॉसिबिलिटीज बताई उन्होंने। क्या बताई? पॉसिबिलिटीज। बट रियलिटी में एक्चुअली अगर हमने देखें तो बेंजीन वाज फाउंड टू शो ओनली वन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाइबेंजीन। अभी आप बोलोगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, ये नया वर्ड आप लेके आए सर, ये क्या होता है? तो यही भाई साहब जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था कि जब वो 1-2 पोजीशन है ना, 1-2 पोजीशन मतलब दो फंक्शनल ग्रुप लगे और आपस में बाजू बाजू में 1-2 पोजीशन पे, एक 1 पे एक 2 पे, इसी को आप क्या बोलते हो? ऑर्थो। इसको ही क्या बोलते हो आप? इसको आप बोलोगे ऑर्थो। जैसे 1-2 पे आ गया तो आप क्या बोलोगे? ऑर्थो। अच्छा ध्यान से सुनना जरा, ये 1-2 यहां भी हो सकता था, है ना? यही तो मैंने बोला ना आपको, 1-2 यहां भी हो सकता था। इसको कुछ नया बोलोगे क्या? नहीं, इसको भी ऑर्थो ही बोलोगे यार, क्योंकि ये इधर से नहीं इधर से गिन रहे हो। इसको भी क्या बोलोगे? ऑर्थो। तो ये एक ही हुआ ना स्ट्रक्चर एक्चुअली, और यही तो वो सेंटेंस बोल रहा है। अब वो सेंटेंस पढ़ो, देखो, इट विल मेक सेंस टू यू। अब बोले अच्छा, एक ही ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन बनता है, एक ही टाइप का, जहां पे 1-2 पोजीशन होती है ना? तो पॉसिबिलिटी तुम कितनी भी बना लो, रियल में क्या एक ही पॉसिबिलिटी है ऑर्थो की। सही बोल रहा हूं? तो ये जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि भाई मैं पॉसिबिलिटी खेल रहा था, लेकिन असल में तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि ओके, ऑसिलेटिंग, यानी कि जो डबल बॉन्ड है ना उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती रहती है। ये उन्होंने सजेशन दिया, ऐसे मान लो। क्या? ध्यान से सुनो, क्या बोला उन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन। और इसी ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स को आप आज की तारीख में किस पॉपुलर टर्म से जानते हो, नाम से जानते हो? रेजोनेंस इन बेंजीन, राइट? वी नो इट बाय द टर्म। तो ये जो रेजोनेंस वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब आप रियलाइज करोगे कि बेंजीन से रिलेटेड हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ये सारा का सारा एक्चुअली हमेशा रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन किया जाएगा। इनफैक्ट रेजोनेंस इज दैट कॉमन कि आपको अगर बेंजीन के बारे में कुछ ना समझ में आए, ठीक है, मतलब आपको आगे जाके कुछ कोई जैसे 12th में भी या आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पे भी कुछ पूछा, भाई बेंजीन का ये रिएक्शन क्यों हुआ, ये रिएक्टिविटी क्यों है, कुछ भी, आंख बंद करके रेजोनेंस रीजन चेप के आ जाओ। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, मतलब आंख बंद करके चिपका दो, हाँ रेजोनेंस, 99% ऑफ द टाइम दैट इज करेक्ट। ठीक है, जैसे तुमको कभी भी एनवायरमेंटल का कोई भी क्वेश्चन आता था तो तुम घूम फिर के ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट चिपका के आते हो ना, ग्लोबल वार्मिंग। तुमको पता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, वही, और क्या आने वाला है? चिपका देते हो हर जगह। वैसे बेंजीन में ना आंख बंद करके रेजोनेंस चिपकाओ, या कुछ नहीं समझ में आया क्या बोलो? सर रेजोनेंस। सही है? मतलब ये मैं ऐसे टिप दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल समझना ही छोड़ दो और हर जगह सिर्फ रेजोनेंस ही बोलो, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट अगर कहीं नहीं दिमाग काम किया, जब कुछ नहीं है तो रेजोनेंस। बेंजीन में 99% ऑफ द थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस, इतना इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, सो द आइडिया इज व्हाट, ये जो उन्होंने ऑसिलेटिंग नेचर जो बताया ना, उसी को बेसिकली हमने आगे मॉडिफाई करके, मैंने क्या बोला, वो जो ऑसिलेटिंग नेचर उन्होंने बताया उसी को हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया? रेजोनेंस बना दिया। और ये जो रेजोनेंस है वही स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को बताती है। तो रेजोनेंस जो है ये, इससे हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। देखो आपने नोटिस किया, मैंने एक वो जो टेबल अभी हमने किया बच्चों, उसमें मार्क किया कि भाई ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये चीज मैंने मार्क की यहाँ पे, देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। कौन सी स्टेबलाइजेशन होती है इनके अंदर? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। कौन सी होती है? तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं भाई, क्यों ये इतना स्टेबल है, ठीक है? और ये खास है ना, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, तो इसको स्टडी डिटेल में किया जाएगा। क्या है? तो बेंजीन एक्चुअली इज अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिसको आप लोग केक्यूल स्ट्रक्चर भी बोलते हो। आपकी टेक्स्ट बुक में से स्पेलिंग बहुत ही हॉरिबल है, स्ट्रक्चर्स की स्पेलिंग देखो, सरटुकटुर ऐसा कुछ तो लिखा है उन्होंने, स्ट्रक्चर को प्लीज चेंज कर लेना, सरटुकटुर लिखा है। क्या लोग हैं। चल,
तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों बोलते हैं, या हाइब्रिड ये वर्ड कैसे यूज करते हैं, इसको जरा कॉन्सेप्ट को समझो। तो भाई हाइब्रिड का मतलब पहले ये बताओ कि इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में हाइब्रिड इस वर्ड का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, है ना, मिक्स या फिर कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, है ना, घोड़ा और गधा जब आपस में मीटिंग करते हैं तो म्यूल खच्चर बनता है, हाइब्रिड है, मिक्स हुआ। तो यहां पर हाइब्रिड ये वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो भाई मेरे पास बेंजीन में 6 कार्बन है, सबको मालूम है। भाई हेक्सागोन बनाना था, हाँ, और यहां पर मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये भी ठीक है। पर क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है क्या? द आंसर इज नो। डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती रहती। क्यों बदलती रहती भाई? तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आएगा। इसी को तो हम रेजोनेंस बोलते हैं, यही तो ऑसिलेशन था। ऑसिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड मतलब क्या, कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, इसका एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर इस तरह का भी बनेगा, जहां पर अब डबल बॉन्ड्स कहां पर है, इस पोजीशन पे है, ये रहे यहां पे। सही बात है कि नहीं? तो ये जो है आपस में ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये है तो दोनों C6H6, पर दोनों में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग है। बोलो हाँ या ना? पहली बात तो ये, दोनों में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग अलग दिख रही है आपको क्लियरली। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। और ये जो स्ट्रक्चर आपको आपके सामने दिख रहे हैं, इसको मैंने डबल हेडेड एरो से कनेक्ट किया, उसका भी रीजन अभी बताऊंगा। ये आपस में इंटरचेंजेबल है। क्यों? क्योंकि जब ये वाला स्ट्रक्चर है तो यहां पर डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल के ऐसा बन जाता है, और ये वाला स्ट्रक्चर है तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल के ऐसा बन जाता है। मतलब कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये दोनों के बीच में ऑल्टरनेट करते रहता है, कभी ऐसा है कभी ऐसा है, कभी ऐसा है कभी ऐसा है। स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी ऐसे घूमते रहता है, बेंजीन ऐसे घूमते रहता है। तो इसका मतलब कि जब मैं आपको ड्रॉ करने बोलूंगा तो आप कौन सा वाला बनाओगे, ए वाला कि बी वाला, कि दोनों चलेंगे? दोनों करेक्ट है कि नहीं? जब दोनों सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेट करते रहते हैं, दोनों में ना कोई एनर्जी का फर्क है, ना कोई प्लेनैरिटी यानी कि ज्योमेट्री का फर्क है, कुछ फर्क है ही नहीं, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फर्क है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों स्ट्रक्चर राइट है? आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है यार। तो आप दोनों में से कोई भी बनाओ ना, ए बनाओ बी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? बट रियलिटी ये है कि हर बार ऐसे कोई ए बना रहा है कोई बी बना रहा है तो थोड़ी चलेगा, राइट? देयर हैज टू बी वन स्ट्रक्चर दैट इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर, राइट? है ना? एंड दैट इज व्हाई वी केम अप विद द हाइब्रिड। वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? हाइब्रिड। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं नंबर डाल दूं, समझो ऐसे, हाँ, मैं ये एक्चुअल नंबरिंग नहीं है, आईयूपीएससी की नंबरिंग, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर डाल रहा हूं, तो कुछ गधे ऐसे ही जो इसी को नंबरिंग भी मान लेंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए नंबरिंग डाल रहा हूं, ठीक है? समझो आपको मैं बोलूं कि यहां पर फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर सेकेंड वाले कार्बन पे ऐसा डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर फोर्थ वाले कार्बन पे ऐसा डबल बॉन्ड दिख रहा है ना? डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको समझाने के लिए मैंने नंबर डाला बच्चों। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो यहां देखो 1 6 के बीच में डबल बॉन्ड था, बोलो हाँ या ना? फिर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, यस। फिर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड था। तो पोजीशन क्लैरिटी आई दिमाग में कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां थी। अगेन प्लीज नोट कि मैं ये आईयूपीएससी की नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, फिर से बता, वैसे पोजीशन समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां देखो 1 2 के बीच में था, फिर 3 4 के बीच में था, फिर 5 6 के बीच में था, है कि नहीं?
अब कुछ बच्चे इसमें ओवर दिमाग लगा रहे होंगे कि अच्छा लोएस्ट नंबर ये वो, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने IUPAC के हिसाब से नंबरिंग नहीं की, ये सिर्फ समझाने के लिए नंबरिंग की थी, ताकि आपको आइडिया आए कि अच्छा हाँ एक्चुअली अलग पोजीशन है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, जो क्या बनाना है, मुझे इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, ये जैसे घोड़े और गधे के बीच में म्यूल है, वैसे ही A और B के बीच में कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जहां पर आप हाफ बॉन्ड यानी कि पार्शियल बॉन्ड बनाओगे हर दो कार्बन के बीच में। क्या ये बात समझ में आई? क्या बनाओगे? पार्शियल बॉन्ड, हाफ बॉन्ड। तो ओरिजिनली ये तो एक सिंगल लाइन हो गई, एक लाइन तो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ठीक है आप बोलोगे हाँ सही बात है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आधे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाफ बॉन्ड, आधे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जरा बच्चे सोचते हैं कि सर ये थोड़ा नहीं समझा, मतलब कि हाइब्रिड है ना, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के वो कहाँ हैं? पहला सवाल ये आता है दिमाग में कि अच्छा पोजीशन ए में अलग जगह थे, बी में अलग जगह थे, यहाँ आप बोल रहे हो आधा बॉन्ड थोड़ी होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये कॉन्सेप्ट। तो जरा थोड़ा और बेसिक में जाते हैं, जरा एकदम आप इसको बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझना, तो ही मजा आएगा आपको और ऑर्गेनिक पढ़ने में एकदम आसानी हो जाएगी, और खास करके एरोमेटिक। देखो यार, बॉन्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट, बताओ। कोवैलेंट बॉन्ड, जब आप शेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की, वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है भाई? बॉन्ड की एक अपनी सर्टेन एनर्जी होती है, एग्रीड? बोलो हाँ या ना। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताए हुए हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा जल्दी टूटता है, पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, ये सारी चीजें बोली हुई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड वीक है, सारा चीज पता आपको। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई वन पर्टिकुलर बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो जहां बॉन्ड ज्यादा है वहां एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो रहा है यार, ऑल्टरनेट जगह पे सिंगल डबल होने की वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है ना। ये ऐसा हो गया, मैं ये बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो 6 लोग बैठे, आप 6 दोस्त हो, जैसे ये 6 कार्बन एटम है ना, एक प्लेन में, एक ही प्लेन में बैठे हुए हो, 6 कार्बन एटम्स। आप पासिंग द पार्सल खेल रहे हो, आप अपने दोस्तों 6 दोस्तों के साथ बैठे हो और पासिंग द पार्सल खेल रहे हो ना। वो माधुरी और सलमान की कौन सी पिक्चर थी, हम आपके हैं कौन, वो सब बैठे ना, वो एक गाना है, पासिंग द पार्सल खेल रहे। शायद आपकी जनरेशन ने तो पिक्चर देखी भी नहीं होगी। तो उसमें समझो आपकी ये 6 कार्बन एटम है, ये पासिंग द पार्सल खेल रहे, और इनके पास 3 डबल बॉन्ड है पास करने के लिए। तो डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्यादा एनर्जी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स है ना वहां पे। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको सिखाई हुई है, लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी। तो अगर मैं एनर्जी को फैला दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अग्रीड? बोलोगे ठीक है। तो ये लोग फैलाते कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? ये कंटिन्यूअसली उस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाते रहते। तो 3 डबल बॉन्ड था, अपने पास नहीं रख रहा हो, डबल बॉन्ड बाजू वाले को दे रहा है, फिर वो उसके बाजू वाले को दे रहा है। तो आप इमेजिन करो, आप 6 लोग बैठे हो एक सर्कल में, और आपके हाथ में मैंने एक गरम मेटल का बॉल रख दिया, तो आप अपने हाथ में रखोगे तो जल जाओगे ना, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, राइट। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली अभी पास करते रहोगे, उसको अपने हाथ में रखोगे ही नहीं, एक आधे सेकंड से भी ज्यादा नहीं रखा आपने, तो कंटिन्यूअसली आप स्पीड में पास कर रहे हो, तो क्या होगा? तो आपका हाथ जलेगा क्या? तो लॉजिक लगा के बताओ मुझे। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, कंटिन्यूस। एंड दिस इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, मतलब ये बहुत रैपिडली हो रहा है। आप बोलोगे हाँ ये तो लॉजिकल है। तो ये रैपिडली चेंज क्यों हो रहा है ये समझ में आया? अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ बरोबर है, क्योंकि एनर्जी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब डबल बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज करते रहेंगे, तो क्या होगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और स्टेबलाइजेशन अचीव हो जाएगा। और इसीलिए रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन आता है, ऐसा समझ में आया? बोलो हाँ या ना। जब ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहेगा तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन आएगा, ठीक है। बोलोगे सर यहां तक तो समझ गया कि क्यों बार बार चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड का पोजीशन, ये तो समझ गया।
लेकिन हमें तो एक ही स्ट्रक्चर बनाना है ना, हमको तो एग्जाम में ड्रॉ करने के टाइम पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। तो हम कैसे बनाए, तो हम इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो भाई 6 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, 6 कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 को ही डबल मिला है, ऐसा 3 जगह पे डबल था। तो मैं बोलता हूं भाई एक काम करो, आप 6 कार्बन को 3 डबल बॉन्ड देने की बजाय आप सबको 1.5 1.5 दे दो। क्यों भाई, क्योंकि आपने ऑल्टरनेट सिंगल डबल 1 2 1 2 1 2 ऐसा दिया ना। अभी सबको 1.5 1.5 1.5 दो ना, इक्वल हो गया ना, बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। बस यही तो हमको करना है, यही तो हमको करना है। तो हमने क्या किया कि बॉस ये जो एक सिंगल बॉन्ड था उसके साथ में ये आधा बॉन्ड ऐसा कर दिया, तो अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दिमाग में गया, हाइब्रिड यानी कि मिक्स करने से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। क्या ये असल में सबसे स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना एनर्जी, सबको इक्वल मिला, किसी का कोई झगड़ा नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये हर बार तुम अगेन मुझे बताओ, ये फुर्सत से बनाने वाला काम है ना, कि हेक्सागोन बनाओ और डॉटेड लाइन बनाते बैठो। अब समझा तुमको कि हर बार हम लोग ऐसा क्यों बनाते, सर्कल बनाना ज्यादा इजी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात है बच्चों, एकदम से क्लैरिटी आ गई, घुस गया दिमाग में सबके कि कहां से शुरू किया था और कहां पे पहुंचे। हमने शुरू किया केक्यूल, भाई साहब ऑगस्ट केक्यूल अंकल हमको स्ट्रक्चर बता के गए थे, वो तो पॉसिबिलिटीज बता के चल दिए। फिर हमने देखा कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, पोजीशन बदलेगी, लेकिन रियल में एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एंड वी विल स्टिक टू दैट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हेक्सागोन विद सर्कल बना के इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर आप कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे बेंजीन का, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, है कि नहीं। तो अब देखो डबल हेडेड एरो मैंने बनाई थी, है ना। तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में मैंने क्या बनाई, डबल हेडेड एरो बनाई। तो डबल हेडेड एरो 2 स्ट्रक्चर के बीच में बनी हुई है, इसका मतलब वो दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये समझ लेना, है ना। रेजोनेंस को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस फिनोमिनन। आप बोलोगे ठीक है भाई, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जगह हम केक्यूल स्ट्रक्चर भी बोल देते थे, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। 3 अलग अलग नाम है, क्या नाम है देख लेना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो सबसे पॉपुलर नाम है, ये तो पता ही होना चाहिए। और भाई केक्यूल का कंट्रीब्यूशन था, तो बहुत लोग इनको केक्यूल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, और इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, केक्यूल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्या तुमको ये रियल में दिखने वाले हैं, ये वर्चुअल है कि रियल है, ये भी सवाल है। क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, आंसर है नहीं, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल है। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप कर रहा है ये वो, बट हमको दिखेगा क्या, तुम देखने जाओगे इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, यहां देखने जाओगे वहां चला गया। इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली जंप कर रहा है, अपनी पोजीशन बदल रहा है, बॉन्ड तो अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो तुमको रियलिटी में क्या बनाना है, इसलिए हाइब्रिड समझा। तो हाइब्रिड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो असल में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे लिए मतलब का स्ट्रक्चर कौन सा है, जो रियल है वो एक ही है, कौन सा, ये वाला। तो एक सवाल आता है कई बार एमसीक्यू एग्जाम में कि भाई मुझे ये बताओ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं, डू दे एक्चुअली एग्जिस्ट। द आंसर इज यस और नो, द आंसर इज नो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये वर्चुअल हैं, ये हाइपोथेटिकल हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये सब अगर जो पहले ऑर्गेनिक जो पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें नहीं समझेगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में समझेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था कि आप यहाँ तक समझ लो पूरा कि भाई बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, केक्यूल ने दिया था। और रेजोनेंस हाइब्रिड की लीस्ट एनर्जी होती है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, राइट। तो एरोमेटिक फंडा जो था, कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का फंडा जो था,
वो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। आगे अभी इसके सिर्फ रिएक्शन MOPs हैं, थोड़े और रिएक्शंस हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे।